हेलो, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मेरा नाम रोशन प्रदीप देशमुख है और मैंने यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2021 में 451वीं रैंक प्राप्त की है। इस लेक्चर में मैं मेरा यूपीएससी के जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। इस जर्नी में मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की और वो गलतियों को आप कैसे ना दोहराए। इस जर्नी में मुझे कौन सी चुनौतियाँ आई और इस चुनौतियों पर मैंने कैसे मात की, इसके बारे में भी मैं आप सबको बताना चाहूँगा। सबसे पहले सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। मैं महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले के उल्लासनगर शहर का रहवासी हूँ और वहाँ पर ही मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पदवी संपादन की और उसके बाद में मैं यूपीएससी की जर्नी में जुट गया। मेरे पिताजी भारतीय रेलवे में काम करते थे और मेरी माताजी हमारे ही लोकेलिटी में आंगनवाड़ी वर्कर की तरह काम करती है। सो एक यूपीएससी के जो प्रोत्साहन मिलता है वो घर से ही मिला। कैसे हमारे माता और पिता समाज के लिए काम कर रहे हैं और हम भी इस समाज की कैसे सेवा कर सकते हैं, यह मोटिवेशन घर से ही मिला। सो मैंने यूपीएससी की जर्नी 2017 में स्टार्ट की और यह 2022 में मतलब यूपीएससी का जर्नी का कंक्लूजन हो गया। इस जर्नी के लिए मुझे 5 साल और 4 अटेम्प्ट लगे। इस यूपीएससी की एग्ज़ाम में मुझे इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस में सिलेक्शन हो गया और अभी मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं मेरे यूपीएससी के मार्क्स के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने 2018, 19, 20 और 21 में 4 अटेम्प्ट दिए। पहले 2 अटेम्प्ट में तो मैं प्रीलिम ही नहीं क्लियर कर पाया और तीसरे अटेम्प्ट में मेंस थोड़ी मार्क्स से चूक गया, पर चौथे अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम मेंस इंटरव्यू तीनों को निकाल कर 451वीं रैंक हासिल कर दी थी। सो सबसे पहले मैं मेरे मार्क्स के बारे में बताना चाहूँगा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट एंड फोर्थ अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे प्रीलिम में सिर्फ 75 ही मार्क्स थे और उस बार कट ऑफ था अराउंड 96। सो उसकी वजह से मैं मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया और उसके बाद में फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई किया। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे को 84 मार्क्स मिले थे। कट ऑफ भी था अराउंड 93 था, 92 या 93। सो 7-8 मार्क्स से ही सिलेक्शन चूक गया। फिर उसके बाद में मैंने प्रीलिम्स की अच्छी तरह से तैयारी की, क्योंकि प्रीलिम्स ही पहली स्टेज रहती है। अगर आप उसको निकाल नहीं पाओगे तो फिर आपको पूरा 1 साल बैठना पड़ता है और एक मतलब बहुत लोग प्रीलिम्स देते हैं तो उसके अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहती है। सो हमें प्रीलिम्स को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। सो उसके बाद में मैंने प्रीलिम का अच्छी तरह से तैयारी की थी और तीसरे अटेम्प्ट में मेरे को प्रीलिम्स में 100 मार्क्स मिल गए, जो कि कट ऑफ के इससे बहुत ही मतलब अराउंड 11 मार्क्स ज़्यादा थे। और चौथे अटेम्प्ट में मेरे को प्रीलिम्स में 104 मार्क हासिल हुए। सो इस बार मैंने सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों के प्रीलिम निकाल ली थी। पहले 2 बार तो मैं मेंस दे ही नहीं पाया था क्योंकि प्रीलिम ही निकल रही थी। तीसरी बार मेंस में मेरे को 686 अंक प्राप्त हुए और उस बार कट ऑफ था 698। मतलब 12 मार्क्स से ही मेरी मेंस रह गई। सो उसके बाद मेरे को बहुत डिप्रेशन आ गया था, पर मेरे दोस्त, मेरे माता पिता, उनने मुझे मोटिवेट किया कि ज़िंदगी में तो ये हार जीत होती रहती है। हमने जो भी हमारा हार होती है उससे हमें सीखना चाहिए और अगली अटेम्प्ट में हमें वो कभी दोहराना नहीं चाहिए। सो ये तीसरे अटेम्प्ट में हुई मेंस में गलतियाँ जो हुई थी उसको इवेल्युएट करने के बाद मेरे को पता चला कि मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन था उसमें मुझे बहुत ही कम मार्क प्राप्त हुए थे। उसकी वजह एक और थी कि मैं अपने पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाया था। हर पेपर में मेरे 2-2, 3-3 क्वेश्चन छूट गए थे। उसका एक बहुत भारी तरह से नुकसान झेलना पड़ा था। सो चौथे अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल और आंसर राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस की और उसकी वजह से मेरे अराउंड 80 मार्क्स बढ़ गए और 686 से 766 मार्क्स बढ़ गए, जबकि कट ऑफ थी अराउंड 708।
सो उसके बाद में मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया, और इंटरव्यू में मेरे को 162, जो कि एक एवरेज मार्क्स माने जाते हैं, वो मार्क्स मेरे को इंटरव्यू में मिले। सो ये सब मेरे प्रीलिम मेंस और इंटरव्यू के स्कोर कार्ड है 2018, 2019, 2020 और 2021 के एग्ज़ाम में। सो आप देख सकते हैं कि हर बार मेरी मार्क्स में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। यह इस वजह से हुई, जो भी गलतियां मैं जो पहले प्रयास में करता था, उसको मैं मेरा यह रहता था कि उसको अगले प्रयास में कम से कम दोहरा सकूं, या दोहरा ही नहीं सकूं, उसके ऊपर वर्क कर सकूं। सो यह मेरा प्रयास रहता था। सो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि मेरे को एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी आई। सबसे पहली बात है कि कीप योर बेसिक्स राइट। हम लोग देखते हैं कि अपनी यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही टाइम कम रहता है और रिसोर्सेज ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम सिर्फ रीड करते जाते हैं और उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। जैसे कि हम लोग इकोनॉमी का एग्जांपल देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन क्या रहता है, उसको हम ठीक तरह से नहीं समझते, और इसका एक होलिस्टिक तैयारी नहीं करते कि इन्फ्लेशन का मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या प्रभाव पड़ता है, आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। सो एक होलिस्टिक व्यू नहीं होने की वजह से हमारे बेसिक राइट नहीं रहते, और उसका हमारे एक एग्ज़ाम में भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। सो मैं आपको सबको सुझाव मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले आपको बेसिक राइट करने के लिए एनसीईआरटी इज़ द मस्ट। एनसीईआरटी जो कि है, उसमें सब जो 6वीं से 12वीं कक्षा तक जो सब एनसीईआरटी है, उसमें एकदम लूसिड लैंग्वेज और एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिया है कि क्या कैसे रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल साइंस। सो ये सब्जेक्ट आप मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और अगर आपका बेस अच्छा रहा तो आप कौन सी भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। यूपीएससी की सिर्फ सिविल सर्विस नहीं, सीएपीएफ, सीडीएस, ये सब एग्ज़ाम भी आप, अगर आपका बेस अच्छा रहा तो आप निकाल सकते हो। एनसीईआरटी के सिवा हमें रेफरेंस बुक पे भी ध्यान देना चाहिए, जो कि हम विविध सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक जो पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, या फिर शंकर आईएएस फॉर एनवायरनमेंट, ये भी बुक हमें अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। उसमें जो कंसेप्ट दी है वो समझ में लेनी चाहिए। हमें जो जो हमारे मेंटर रहते हैं, जैसे कि यूपीएससी वाला के विविध जो मेंटर है, वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमें एक्सप्लेन करते हैं, उसकी भी हमें हेल्प लेनी चाहिए। हाँ, हाँ, दूसरा और है कि रिवीजन। जैसे कि हमें पता है यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट रहता है, और अगर हमने रिवाइज नहीं किया तो हमें भूल जाते हैं। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि हम बार बार रिवाइज नहीं किए तो वो भूल जाते हैं। सो मेरा यही था कि हम जो भी पढ़े वो कम पढ़े, पर उसको रिवाइज ज़्यादा करें। सो मेरा यही टाइम टेबल रहता था कि जो मैं पहले दिन पढ़ता था, उसकी दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा, जो पहले दिन पूरा पढ़ा 7-8 घंटे, उसके अगले दिन मॉर्निंग में मैं रोज़ 1 घंटा रिवीजन करता था। वैसे ही उसके 7 दिन बाद, जैसे कि मैं मतलब 6 दिन पढ़ाई करता था, और 7वें दिन जो कि संडे ही होता था मोस्टली, उस दिन रिवाइज करता था। सो आप देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में मेरी 3 बार तो मिनिमम पढ़ के हो जाता था। और उसके बाद मैं जो सब्जेक्ट जो ख़त्म होता था, समझो एक आधा सब्जेक्ट ख़त्म होने में मेरे को 18 दिन लगे। सो 18 दिन तक मैं पूरा वो पढ़ता था। उसके बाद में 19वें दिन मैं वापस उसकी पूरी सब्जेक्ट की रिवीजन करता था। और उसके बाद में जो हम लोग देखते हैं कि मेंस में पेपर रहते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। सो उसके बाद में मैं सब सब सब्जेक्ट खत्म होने के बाद एक बार पेपर की भी रिवीजन करता था मतलब अराउंड वो 35-40 डेज में सब सब्जेक्ट खत्म होते जाते थे, एक पेपर। उसके बाद में मैं रिवीजन करता था। सो आप देख सकते हैं कि मतलब अराउंड 1-1.5 महीने में ही मेरी मतलब 4-5 बार रिवीजन हो जाती थी। सो रिवीजन इज़ द की टू क्रैक द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। नेक्स्ट वन है कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट
प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रीलिम के लिए मैंने अराउंड 30 से 40 मॉक टेस्ट दिए थे जो कि क्लासेस की रहती थी, और 10 यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहते थे उसको भी मैं सॉल्व करता था, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी रिपीट हो जाते हैं, सो उसका भी हमें फ़ायदा मिलता है। मेंस के लिए भी मैंने ऑप्शनल और जीएस दोनों की टेस्ट सीरीज लगाई थी। दोनों के अराउंड 8 टेस्ट, मतलब GS1, GS2, GS3, GS4 के हर एक के 2 पेपर, और ऑप्शनल के भी हर पार्ट के 4 पेपर में सॉल्व करता था, वो भी विद इन दैट टाइम लिमिट। मतलब हमें जो 3 घंटे का जो समय रहता है उसमें मेरा मॉक टेस्ट सॉल्व करने का प्रयास रहता था, और उसकी वजह से ही मेरा मतलब इस बार ऑप्शनल में सब पेपर कंप्लीट हो गए थे, और उसकी वजह से ही अच्छे मार्क्स मिल सके। तीसरा था कि इंटरव्यू। कई बार हम देखते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में हम लिखते तो अच्छा है, मतलब हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो रहती है वो कुछ ना कुछ मतलब उसके अफेक्ट पड़ता है। सो मेंस होने के बाद में मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और कई मतलब अराउंड 5-6 क्लास के मॉक टेस्ट दिए थे इंटरव्यू के लिए, और उससे एक मतलब हमें कैसे बोलना है, कैसे हमको खुद को पैनल के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, खुद की भाषा कैसी रखनी है, लैंग्वेज कैसी रखनी है, उसके बारे में भी पता चला। सो उसकी वजह से मैंने अराउंड 5-6 मॉक दिए थे, और उसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था। सो मॉक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड परसिवरेंस। जैसे कि बहुत बार होता है कि हमारी प्रीलिम नहीं निकलती, मेंस नहीं निकलती, या फिर इंटरव्यू भी नहीं निकलता, तब हम कुछ ना कुछ हमारे ऊपर डाउट लेना चाहते हैं कि यह एग्ज़ाम के लिए मैं सूटेबल हूँ कि नहीं, कि मेरी बौद्धिक क्षमता इतनी है कि नहीं कि मैं एग्ज़ाम निकाल सकूँ। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ही आप में एक जो पॉजिटिव एनर्जी आती है उसकी वजह से ही एक आपको एक एग्ज़ाम निकालने में मदद होती है। और परसेवरेंस भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ में कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो उसको पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग कोई भी चीज़ में कंटिन्यूटी रखें तो कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, हम लोग उसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेरे एक दोस्त का एग्जांपल देना चाहूँगा, वो भी मेरे साथ आईपीएस में ही है। उसकी लगातार 7 बार प्रीलिम परीक्षा ही नहीं निकल रही थी, फिर भी उसने परसिवरेंस करके 8वें प्रयास में प्रीलिम में इंटरव्यू तीनों स्टेजेस निकाल ली, और आज वो मेरे साथ ही आईपीएस का ट्रेनिंग कर रहा है। सो इससे हमें पता चलता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और परसिवरेंस का क्या रोल रहता है हमारे प्रिपरेशन में। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर गाइडेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यूपीएससी के एग्ज़ाम निकालने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि यह सिलेबस बहुत ही वास्ट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, ये हमें प्रॉपर गाइडेंस की वजह से ही पता चलती है। और यूपीएससी वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, वो भी एक रीजनेबल कॉस्ट में। सो नेक्स्ट वन थे कि मेरे को कौन कौन से चैलेंजेस आए और मैंने कैसे उसके ऊपर वर्क किया था। सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि इंग्लिश के ऊपर मेरी इतनी कुछ कमांड नहीं थी, क्योंकि मैं वर्नाक्युलर बैकग्राउंड जैसे कि मराठी में सीखा हुआ था। सो इंग्लिश का एक मतलब डर भी था कि अपने को आएगा कि नहीं आएगा, पर उसको लेके ज़्यादा मैं ये नहीं था टेंशन में, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, उसकी लैंग्वेज देखी तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया करते थे। और जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो डिक्शनरी साथ में रखता था, और जो जो इंग्लिश वर्ड जिसके मीनिंग मेरे को पता नहीं है वो एक इंग्लिश वर्ड
की डिक्शनरी में वर्ड देख मीनिंग देखकर एक डायरी बनाई थी, उसमें मैं नोट करता था। सो उसको देखता था मतलब हफ्ते में एक बार, सो वो वर्ड से फैमिलियराइज हो सकूँ और वो वर्ड्स याद रह सके। सो इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ के, थोड़ी एक्स्ट्रा किताबें पढ़ के, मतलब नॉवेल, फिक्शन नॉन फिक्शन नॉवेल्स। सो इसकी वजह से मेरी इंग्लिश के ऊपर थोड़ी कमांड आ गई। सेकेंड वन इज़ वास्ट सिलेबस। जो कि हम देखते हैं यूपीएससी के प्रीलिम में अराउंड 7 सब्जेक्ट रहते हैं और मेंस में भी 4 पेपर जीएस के, एक एसए का और 2 ऑप्शनल के और 2 क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, मतलब टोटल 9 पेपर रहते हैं। इतना वास्ट सिलेबस रहेगा तो हमें एक ये आता है कि हम लोग कैसा ये सिलेबस कंप्लीट करें। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो सिलेबस है उसके पार्ट्स को अलग अलग करके वो पार्ट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। अब आप क्या करें, खुद का अपना एक टाइम टेबल बनाएं। वो टाइम टेबल के हिसाब से खुद का कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट करना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज है, किस सब्जेक्ट को हमें कम टाइम देना है। सो एक टाइम टेबल बना के हम लोग ये कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग जाते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम 2023 जो कि मई के महीने में है, उसके 5 मंथ की स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको सबको बताना चाहूँगा। सो हम देखेंगे कि 5 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम्स 2023। सो हम सब ने देखा है कि गए कुछ सालों में यूपीएससी प्रीलिम का कट ऑफ 100 के ऊपर गया नहीं है कभी भी, मतलब 80-90 उसके बीच में रहा है। पर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि पेपर कभी इजी आ सकता है, कभी हार्ड आ सकता है, कभी डिफिकल्ट आ सकता है। सो हमें ये रहना चाहिए कि हमारा टारगेट कभी भी प्रीलिम के स्कोर से जो कट ऑफ स्कोर रहता है उससे हमें 10-15 मार्क ज़्यादा ही लाने चाहिए। क्योंकि हम मतलब कभी भी मतलब जो एवरेज पे रहते हैं उसकी वजह से हमारा कभी कभी थोड़ा एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो कि आंसर की से थोड़ा डिफर करते हैं यूपीएससी के आंसर की और क्लासेस के आंसर की। सो हमें कभी भी हमारा टारगेट 100 से ऊपर ही रहना चाहिए। सो मेरा रहता था कि टारगेट 110 मार्क आना चाहिए प्रीलिम्स में। सो 110 का टारगेट रखा तो 100 105 तक आते थे। सो इसकी वजह से प्रीलिम निकालने में एक अच्छी तरह से मदद होती थी। सो ये 110 का टारगेट हासिल करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले आता है कि टाइम टेबल। जैसे कि हमको पता है कि प्रीलिम के लिए अभी 145 दिन ही बाकी है। हमारी प्रीलिम एग्ज़ाम जो कि 28 मई 2023 को है, उसके लिए हम लगभग अराउंड 145 डेज मिल रहे हैं। उसमें भी वो 145 डेज को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले 100 डेज में हम सब एक बार पढ़ ले, फर्स्ट रीडिंग कर ले। सब जो जो स्टैंडर्ड बुक्स है, एनसीईआरटी है, करंट अफेयर के जो मैगजीन्स है, उसकी सब एक बार तो मिनिमम पढ़ ले। उसके लिए हम लोग जो हमारे 7 सब्जेक्ट है उसके लिए हर सब्जेक्ट के लिए अराउंड 12 से 15 दिन दे सकते हैं, 12 to 15 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। और इसी 100 दिन के अंदर हम लोग जो हमारी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं कि बाद में के 30 दिन। सो इस 30 डेज में जो हमने 100 डेज में जो पढ़ा है वो 30 डेज में हम हमारी फर्स्ट रिवीजन कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग 4 से 5 दिन फॉर इच सब्जेक्ट। और जो भी हमने जो पहले इस 100 दिनों में जो जो टेस्ट सीरीज़ हमने सॉल्व की है वो टेस्ट सीरीज़ का भी हम लोग रिवीजन कर सकते हैं और वो एक सब्जेक्ट की भी रिवीजन कर सकते हैं। और तीसरा है कि लास्ट के 15 दिन हम लोग सेकेंड रिवीजन के लिए लगा सकते हैं। सो सेकेंड रिवीजन में हम हर सब्जेक्ट को 2 दिन
दे सकते हैं। जो जो बड़े बड़े सब्जेक्ट रहेंगे जिसका ज़्यादा मार्क्स है उसके लिए हम लोग 3 दिन भी दे सकते हैं, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट के लिए हम लोग 3 दिन दे सकते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, उसके लिए साइंस एंड टेक, उसके लिए 1-2 दिन दिए तो भी बहुत है। सो ऐसा हमारा टाइम टेबल रहना चाहिए। उसकी मतलब मिनिमम 2 टाइम तो रिवीजन होनी ही चाहिए, क्योंकि 2 टाइम जब रिवीजन होगी तब हम लोग याद कर सकेंगे और एग्ज़ाम में हमें याद आएगा कि कौन सी कंसेप्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हम लोग फेच कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज बुक लिस्ट। सो जैसे कि हमको पता है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, और प्रीलिम का सिलेबस भी बहुत ही मतलब अराउंड 7 सब्जेक्ट है, और 7 सब्जेक्ट के लिए यूपीएससी ने ऐसे कभी नहीं बोला कि ये बुक लिस्ट है, वो बुक लिस्ट है। हमें अपनी खुद की बुक लिस्ट बनानी पड़ती है, और उसको ही पढ़ के रिवाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हमें लेने आने चाहिए। सो इसके लिए मेरा एक ही मंत्र था कि मिनिमम बुक्स मैक्सिमम रिवीजन। जो भी आप पढ़ो वो बहुत कम पढ़ो, हर सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक पढ़ो, पर उसको रिवाइज मतलब 3-4 बार तो प्रीलिम के पहले रिवाइज होना ही चाहिए। सो हम लोग बुक लिस्ट देख लगते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए भी 3 है, एक है एंशियंट मेडिवल, सेकेंड वन इज़ आर्ट एंड कल्चर, एंड थर्ड वन इज़ मॉडर्न इंडिया। सो एंशियंट मेडिवल के लिए मैं ओल्ड एनसीईआरटी थी जो बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा की, सो उसको मैंने एंशियंट एंड मेडिवल के लिए पढ़ा था। और उसके बाद में मैं लूसेंट में जो अराउंड समरी रहती है 30-40 पेजेस की एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की, सो उसके लिए मैं लूसेंट से पढ़ता था। सो सेकेंड वन इज़ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप एक तो नितिन सिंघानिया की बुक है, उसके कुछ स्पेसिफिक चैप्टर कर सकते हो, जैसे कि पहले 4-5 चैप्टर लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो चैप्टर आप अच्छी तरह से कर सकते हो। या फिर वो 11th की आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी है, वो भी एक अच्छी एनसीईआरटी है, सो उससे भी आर्ट एंड कल्चर आप कवर कर सकते हो। थर्ड वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कुछ लोग स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं, कुछ लोग बिपिन चंद्रा यूज़ करते हैं, कुछ लोग शेखर बंदोपाध्याय जैसी बुक का भी इस्तेमाल करते हैं। सो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही चुना था, क्योंकि स्पेक्ट्रम एक तो बहुत छोटा बुक है एज़ कम्पेयर टू बिपिन चंद्रा, शेखर बंदोपाध्याय, और उसकी रिवीजन जल्दी होती है। सो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरा स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिर, ये एक बुक लिस्ट थी। हाँ, तो सेकेंड वन आता है कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मोस्टली देखते हैं कि क्वेश्चन आते हैं मैपिंग से या फिर एनसीईआरटी से आती है। सो ज्योग्राफी के लिए हम लोग 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी देख सकते हैं, और करंट अफेयर में भी हम लोग मैपिंग थोड़ा रोज़ थोड़ा बहुत 5-10 मिनट की मैपिंग कर ले तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण ठहर सकती है, क्योंकि अराउंड हर साल 3-4 क्वेश्चन मैप से ही आते हैं, जैसे कि ओशन, रिवर, माउंटेन्स। सो मैपिंग एक अच्छी तरह से हमें हेल्प करता है। थर्ड वन इज़ पॉलिटी। पॉलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन में, और पॉलिटी के लिए एक ही किताब सब लोग रिकमेंड करते हैं, वो है कि एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी। सो एक किताब से मैक्सिमम हमारा पॉलिटी का पोर्शन कवर हो जाता है, और बाकी जो करंट अफेयर है तो वो हम लोग पॉलिटी का जो करंट अफेयर रहेगा तो हम लोग मैगजीन से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमी। सो इकोनॉमी के लिए 2-3 बुक्स है जो रिकमेंड के लिए जाते हैं। एक है वो रमेश सिंह, एंड आप बाकी कौन से क्लास के भी नोट्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यूपीएससी वाला, सो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमी के और जो करंट अफेयर रहते हैं उसके मतलब इकोनॉमी का जो करंट अफेयर के मैगजीन रहते हैं कौन से भी क्लास के, उसमें जो इकोनॉमी का सेक्शन है वो एक अच्छी तरह से कर लिया तो इकोनॉमी के करंट अफेयर भी अच्छी तरह से हमारे प्रिपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंट। एनवायरनमेंट के लिए हम लोग शंकर आयस का यूज़ कर सकते हैं, उसमें मतलब बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एनवायरनमेंट का पोर्शन कवर किया है। या फिर 12th स्टैंडर्ड के साइंस की बुक है उसके लास्ट 2-3 चैप्टर वो एनवायरनमेंट के लिए डेडिकेटेड है, सो आप वो भी देख सकते हो।
एनवायरनमेंट में ज़्यादा करके जो करंट कन्वेंशन रहते हैं, कौन सी समिट रहती है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो करंट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है एनवायरनमेंट को ये करने के लिए, स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर। नेक्स्ट वन इज साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए हम लोग 6 to 10 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी देख सकते हैं। और साइंस का तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये स्टैटिक पार्ट रहता है, लेकिन जो एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट रहता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्ट, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सो उसके लिए हम लोग कौन से भी करंट अफेयर मैगजीन के ऊपर निर्भर रह सकते हैं। सो मतलब साइंस का जो बहुत स्टैटिक एज वेल एज करंट दोनों कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए हम लोग एक तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आप पहले से ही कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन इस दौरान हमें न्यूज़पेपर को मतलब लिमिटेड टाइम में पढ़ना चाहिए, जैसे कि 30-45 मिनट्स में हमें न्यूज़पेपर को ख़त्म करना चाहिए। न्यूज़पेपर के सिवा हम लोग जो करंट अफेयर मैगजीन्स रहते हैं, बहुत मतलब एक तो आप मंथली मैगजीन भी पढ़ सकते हो, या फिर जो पीटी के ये आते हैं, PT 365, या फिर वेरियस क्लास के सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन आते हैं, वो भी एक अच्छी तरह से आप कर सकते हो करंट अफेयर के लिए। नेक्स्ट वन है कि टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करती है प्रीलिम्स को निकालने के लिए। सो टेस्ट सीरीज का महत्व ये है कि हमें कौन से सब्जेक्ट वीक है, हमारा टाइम बराबर पूर रहा है कि नहीं हमारे एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में हमारे OMR शीट हम बराबर भर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए टेस्ट सीरीज़ का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सो टेस्ट सीरीज़ में भी दो आते हैं। एक आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी यूपीएससी का जब सिलेबस चेंज हुआ 2013 से 2022 तक, ये हम 10 पेपर्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमको पता चलेगा कि यूपीएससी का फोकस एरियाज कौन से है, कौन से ऊपर यूपीएससी ज़्यादा ध्यान दे रही है। सो इसके ऊपर हमें एक एडवांटेज मिलता है कि कौन से ज़्यादा चैप्टर करने चाहिए। सेकेंड वन इज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हमारे बहुत अच्छी तरह से टेस्ट सीरीज कंडक्ट करती है, तो हम लोग उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें भी 2 तरह की टेस्ट रहती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की। एक रहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और एक रहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। सो सब्जेक्ट वाइज में हम लोग हर सब्जेक्ट की 1-2 टेस्ट दे सकते हैं, 2 से 3 टेस्ट। और कॉम्प्रिहेंसिव में भी हम लोग 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट की 2-2, 3-3 टेस्ट उठाकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव भी अराउंड 10 टेस्ट दिए तो वो भी सफिशिएंट है। सो इससे मतलब आपके कोचिंग के हो जाएंगे अराउंड 30 टेस्ट। सॉरी, कोचिंग के हो जाएंगे अराउंड 25 टेस्ट एंड 10 टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। सो ये बहुत मिला के अभी 35 टेस्ट हुए, जो कि मोर देन इनफ है। 35 टेस्ट मतलब 3500 क्वेश्चंस। सो ये कितने क्वेश्चन सॉल्व किए तो मोर देन इनफ है। सो और टेस्ट सीरीज़ का भी कोचिंग का हमने जो पेड टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर आप फ्री के भी ज्वाइन कर सकते हो किधर से प्रिंट आउट लेके। लेकिन पेड टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ये चलता है कि हम लोग बहुत स्टूडेंट एनरोल करते हैं। सो उसमें से हमको हमारी रैंकिंग पता चलती है कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में से हमारी रैंक कितनी है और हमें किधर इम्प्रूव करना है। सो वो एक टेस्ट सीरीज़ का एक फ़ायदा रहता है। नेक्स्ट वन इज सीसेट। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग जीएस का पेपर तो निकाल लेते हैं प्रीलिम्स का, लेकिन सीसेट में उनका मतलब बहुत जनों का निकलता नहीं, और उसके वजह से वो प्रीलिम क्वालिफाई नहीं कर पाते। मेरे बहुत दोस्त है कि जो
जीएस में अच्छे मार्क्स मिले जिनको 100 110, लेकिन सीसेट में 66 के कम 60 पाए, 60 मार्क्स होने की वजह से उनको प्रीलिम नहीं निकला और उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। तो उसकी वजह से सीसेट को हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सीसेट का भी हमको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। सीसेट में मोस्टली दो ही टॉपिक्स आते हैं, एक आते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग। एंड सेकेंड वन इज इंग्लिश। सो मैथ्स एंड रीजनिंग के अराउंड 30-35 क्वेश्चन रहते हैं और इंग्लिश के भी अराउंड 40-45 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन मतलब वेरी होते हैं कि कभी मैथ्स के ज़्यादा आते हैं, कभी इंग्लिश के ज़्यादा आते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, जो पास्ट 10 ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर है सीसेट के, फ्रॉम 2013 टू 22, ये हमको एक बार सॉल्व करने देखने चाहिए। और अगर इस क्वेश्चन पेपर में हमको अराउंड 40% से ज़्यादा मार्क आ रहे, 40% भी नहीं, 45% 50% मार्क आ रहे, उससे ज़्यादा मार्क आ रहे, तो हमें सीसेट की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर इसमें 40% से कम आ रहे, सो हमें फिर उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जैसे कि यूट्यूब पे जो वीडियोज़ रहते हैं वेरियस क्लासेस के, वो आप देख सकते हो, या फिर जो किताबें हैं जैसे कि RS अग्रवाल, सो उसको भी आप देख सकते हो। सो सीसेट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि सीसेट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, इक्वल टू जीएस। सो नेक्स्ट वन इज D-Day स्ट्रैटेजी। D-Day हमारा है, एग्ज़ाम है 20 में। सो 20 मई को हमारा कैसा ए रहना चाहिए उसके बारे में भी एक बता देता हूँ। हमारा एग्ज़ाम दो इसमें रहता है, सुबह 9:30 to 11:30 एक पेपर रहता है जीएस का, एंड द सेकेंड वन जो रहता है वो 2:30 to 4:30 रहता है सीसेट का। सो एग्ज़ाम का जो 20 को हमारे एग्ज़ाम है, उसका जो पहला दिन है, उसके पहले का दिन जो कि 27, उसमें हमको मतलब कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, हमको रिलैक्स रहना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, स्लीप अच्छी तरह से लेनी चाहिए। हम जो खाना खाते हैं वो भी मतलब एक न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। और उस दिन मतलब 27 को आपको काम रहना है, जल्दी सो जाना है। मतलब सुबह तो 9:30 की एग्ज़ाम रहती है, बहुत सेंटर दूर रहते हैं, तो हमें 5-6 बजे उठना पड़ता है और जल्दी घर से निकलना पड़ता है। सो उसके पहले दिन हमें रात को 9-10 बजे सो लेना चाहिए, क्योंकि हमारी नींद कंप्लीट हो और अगले दिन का जो पेपर है उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सके। सो 20 को हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, इसके ऊपर हम देखेंगे। सो 9:30 to 11:30 जीएस का पेपर रहता है। सो इसको हम लोग पेपर को जो 100 क्वेश्चंस है, जो कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 200 मार्क्स, इसको हम लोग 3 राउंड में सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर सकते हैं कि जो जिसके बारे में हम लोग एकदम श्योर है कि 100% यही आंसर है। कभी कभी एक आध दो आंसर चूक जाते हैं, पर 100% श्योर है कि यही आंसर है, उसको पहले हमें सॉल्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन कितने भी रह सकते हैं, 20, 25, 30, सो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना। सेकेंड इंटरेक्शन में हमें ऐसा करना चाहिए कि जो हमें 50-50 मालूम है कि BC तो नहीं है, A और D में से एक हो सकता है। एक मतलब स्टेटमेंट हम लोग ये कर सकते हैं एलिमेंट करके। सो उसके ऊपर हम लोग सेकंड इटरेशन में वो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। एंड थर्ड इटरेशन में जो मतलब जिसका मतलब हम लोग एक एलिमेंट कर सके वही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। और वो भी तब करने चाहिए कि जो फर्स्ट और सेकंड इटरेशन में अगर हमारे क्वेश्चन ज़्यादा बन नहीं रहे तो थर्ड इटरेशन को हमको जाना चाहिए। अगर फर्स्ट और सेकंड इटरेशन में हमारे अच्छे से मतलब 80-85 क्वेश्चन या फिर 70-80 क्वेश्चन बन गए तो थर्ड इटरेशन में जाने की कुछ ज़रूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कट ऑफ कभी भी मतलब 100 के अराउंड ही रहता है, 90, 95, मैक्सिमम 100। सो ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए थर्ड इटरेशन में। हाँ, सो एग्ज़ाम मतलब हमारा पहला पेपर 11:30 को ख़त्म होना चाहिए। सो उसके बाद हमें कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहिए कि कैसा गया, क्या गया, पेपर हो गया। सो से हमें फिर सेकेंड एग्ज़ाम के ऊपर
जो कि सीसेट का पेपर है 2:30 to 4:30, उसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो सीसेट के पेपर के पहले जो 3 घंटे का ब्रेक रहते हैं उसमें आप कुछ लाइट फूड खा सकते हो, जैसे कि फ्रूट्स या फिर कोई ब्रेकफास्ट कर सकते हो। सो 2:30 to 4:30, और इस ब्रेक में हम लोग 11:30 to 2:30 का जो ब्रेक रहता है उसमें हम लोग सीसेट के जो फॉर्मूले रहते हैं मैथ्स के वो भी रिवाइज कर सकते हैं, या फिर कुछ पैसेज रहेंगे जो कि न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते हैं, सो 1-2 पढ़ सकते हैं, जिससे कि मतलब हमारी इंग्लिश पढ़ने की एबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए और स्पीड रीडिंग कर सके। और सीसेट में भी वही रहना चाहिए जो पहला हमारा सीसेट में, जैसे कि हमने देखा कि 2 सेक्शन रहते हैं, एक मैथ्स और रीजनिंग, सेकेंड वन इज़ इंग्लिश। सो जो भी सेक्शन हमारा अच्छे से हो, जैसे कि कुछ लोगों का इंग्लिश अच्छा रहता है, कुछ लोगों का मैथ्स रीजनिंग अच्छा रहता है, सो जो सेक्शन हमारा अच्छा हो उसकी तरफ हमें पहले बढ़ना चाहिए। सो जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा रहे वो पहले वो सवाल सॉल्व करे, और जिनका इंग्लिश अच्छा है तो वो इंग्लिश के ऊपर जा सकते हैं, रीडिंग को कॉम्प्रहेंशन के ऊपर। सो ये ये हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सीसेट 80 क्वेश्चन रहते हैं, 2.5 मार्क्स, 200 मार्क्स। सो सीसेट में हमारा अटेम्प्ट रहना चाहिए कि अराउंड 55 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक कंफर्टेबल मार्जिन से सीसेट को निकालने के लिए। सो एक सीसेट का और जीएस का हमारे डी-डेट की कैसी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ये है। सो ये थी मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी, कैसे हम लोग 145 डेज़ में प्रीलिम्स की एक बार अच्छे से मतलब पढ़ के 2 बार रिवाइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से मैं 3rd और 4th अटेम्प्ट में प्रीलिम कंफर्टेबल मार्जिन से निकाल पाया। सो आपको पता है कि यूपीएससी मतलब एक कठिन परीक्षा है, पर इतनी भी कठिन नहीं जितना लोग बोलते हैं। आप मतलब एक परसिवरेंट रहो, एक अच्छी तरह से तैयारी करो, एक टाइम टेबल बना के रहो, सो आप एक इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। और अभी फिजिक्स वाला ने जो न्यू इनिशिएटिव लिया है यूपीएससी वाला, वो एकदम मतलब रीजनेबल फीस में आपको ऑप्शनल जीएस और सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सो आपने उसका लाभ लेना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। सो सबको ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, और सब अच्छी तरह से एग्ज़ाम लिखना, अच्छी तरह से निकालना, इसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।